हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वेल थ्योरी। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेईई 17 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे हूबहू उन्हीं के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है और जिनके अभी टेक्नीशियन फर्स्ट का एग्ज़ाम है उनके लिए एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस टीसीएस बना रहा है। कॉन्सेप्चुअल काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के, जो आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी को उसको भी काफ़ी डीप पूछ रहा है। इसलिए फ्रेंड वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। तो फ्रेंड, उत्तल दर्पण का फोकस जैसा कि आप जानते हैं, उत्तल दर्पण ये होता है कि जो एक ये होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है, मतलब अवतल दर्पण होता है। और इस प्रकार का जो होता है ये उत्तल दर्पण होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो इस तरफ वाली होती है और ये कॉनकेव मिरर में इस तरफ वाली होती है। तो अब बात करते हैं इसका फोकस कहाँ होता है। देखिए फ्रेंड, फोकस यदि देखा जाए, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है तो फोकस इसका देखिए ये, क्योंकि जो अपना दर्पण होता है वो एक गोले का भाग होता है, तो गोले का सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा सी। लेकिन ये दर्पण के पीछे की बात चल रही है, क्योंकि दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो फोकस हमारा यहाँ कहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। और यही हम उत्तल दर्पण की बात करते, अवतल दर्पण की बात करते, तो ये हमारे दर्पण के सामने हो जाता है। ये हमारा सी हो जाता है, यहाँ पर एफ हो जाता है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर पी हो जाता। वहीं बात करते हैं फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, उसमें ऊर्जा क्या होगी यदि धारा नियत हो और प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए। ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड था, आपको पता है H=I² RT होता है। तो H² में यदि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा। टाइम के बारे में कोई बात नहीं की है, तो टाइम कांस्टेंट ही मान लीजिए। तो H बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, मतलब H दुगना हो जाएगा। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में था श्रेणी में लगे प्रतिरोध हों यदि, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जवाब हमें सेंटेंस में देना था। तो फ्रेंड, इसमें जो क्वेश्चंस थे कि इनका जो प्रतिरोध होगा न्यूनतम होगा, इनका प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो इसका आंसर यही हो जाता कि श्रेणी में लगे प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर इसका आंसर हो जाता। तो फ्रेंड, इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड नहीं आ रहा है, जो कि पहले पूछा करता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है कॉपर-टी का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड, कॉपर-टी का कार्य थोड़ा घुमाकर पूछा था, तो इसको डीप पूछा था कि यह अंडाशय तक इस शुक्राणुओं को जाने से रोकता है, या ये इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, या ये, मतलब बहुत प्रकार के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो थोड़ा हमें याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसका आंसर हो जाता है कि ये जो है अपने को ये मैकेनिकली तरीके से, ये मैकेनिकल डिवाइस की होती है एक तरह से कॉपर-टी, ये कि जो कि वेजाइना में लगा दी जाती है यूट्रस में, और वहाँ से स्पर्म एग तक नहीं जा पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है। इस प्रकार के ऑप्शन थे फ्रेंड। और बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की। और फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा इसी प्रकार के डेली एनालिसिस के लिए। तो देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है। तो इसके ऑप्शन ऐसे नहीं थे कि ये फोकस दूरी पर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, इस टाइप से जो क्वेश्चंस थे कुछ इस प्रकार से थे। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी निकाल कर होता है, या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। तो देखिए, अवतल दर्पण की हम बात करें तो अवतल दर्पण का आपको पता है परावर्तक सतह जो होता है बाहरी वाला, ये जो हो गया उत्तल दर्पण, और यही हमारा, अब देखें तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। चलिए ये थोड़ा क्लियर बना देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण की हम बात करें, ये है। तो यहाँ पर हमारा ये फोकस हो गया, यहाँ पर हमारा ये सी हो गया। तो बात करें यहाँ पर ये क्या होता है, सी से पी तक की दूरी, ये हमारा ध्रुव हो गया, तो ये हो जाती है आर। तो इसी हिसाब में था कि मुख्य मतलब ध्रुव से लेके
वक्रता केंद्र तक की दूरी के बीच पर निर्भर करता है। तो यस, हमें पता है कि r इक्वल्स टू क्या होता है 2f। तो यही बात है कि P और यदि C की बीच की हमें दूरी पता चल जाती है तो इन दोनों के बीच पे ही हमारा कहीं फोकस होता है। तो इससे हम r/2 से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से थोड़ा ऑप्शन ठीक ठाक दिए गए थे, इसलिए क्वेश्चंस को बनाने में टाइम लग रहा था, लेकिन ठीक था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था वो समझ रहे थे। क्वेश्चन 6 की बात करें, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु यदि सी पर ही हो। तो देखिए, यदि वस्तु सी पर ही रहेगी तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है और वस्तु के साइज का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। गुलाब का परागकण यदि सूरजमुखी के फूल पर जाए तो क्या होगा। इसके ऑप्शन काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट टाइप के पूछे थे कि यह गुलाब का परागकण है इसलिए परागण नहीं होगा, ये सूरजमुखी का नहीं है इसलिए नहीं होगा, या ये वर्तिकाग्र से स्टिग्मा तक पहुँचेगा, वर्तिकाग्र से बीजांड तक पहुँचेगा, तो इस पर बात पर डिपेंड नहीं करता। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन से, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा। बाकी देखते हैं इनमें से कौन सी परागण की विधि नहीं है पूछी थी। तो जैसे वाटर पोलिनेशन होता है, एयर पोलिनेशन होता है, और एक ऑप्शन में था असेक्सुअल पोलिनेशन। तो शायद यही आंसर इसका है। असेक्सुअल पोलिनेशन कोई एक अलग टर्मिनोलॉजी है जो कि यहाँ से काफ़ी अलग होती है। अब वहीं बात करें हम 8th क्वेश्चन की। काफ़ी फ्रेंड वीडियो लंबा होने के कारण हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के पूछे गए थे एज इट इज़। थोड़ा ऑप्शन याद नहीं है, वरना हम ऑप्शन के थ्रू भी बताते। 9th क्वेश्चन की बात करें, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो फ्रेंड अम्लीय वर्षा का पीएच मान इस टाइप से दिया था 5.6 to 7, मतलब 5.6 से ज़्यादा और 7 से कम, या 5.6 से कम। तो इसका आंसर यही हो जाता 5.6 से कम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था, जिसके कारण स्टूडेंट को आते हुए भी वह गलत कर सकते थे और कईयों ने गलत किया है। वहीं 10वां क्वेश्चन पूछें कि अम्ल या नमी की उपस्थिति में जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर हम ये लिखना भूल गए धातु का, तो यहाँ पर धातु होती है। ये देखिए, जब अम्ल या नमी में किसी भी धातु का ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमारा कोरोजन कहलाता है या संक्षारण। यहाँ पर एक रस्टिंग भी ऑप्शन में था, या जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग था। देखिए, रस्टिंग भी एक प्रकार का संक्षारण है, लेकिन रस्टिंग संक्षारण के अंतर्गत आता है, ना कि रस्टिंग को हम संक्षारण डायरेक्टली कह देते हैं। रस्टिंग संक्षारण की एक टाइप हो गया है कहने का मतलब। ठीक है फ्रेंड, अब वही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, घरों में जो ऊर्जा की खपत होती है या शक्ति की खपत होती है उसे किस में मापा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये शक्ति शब्द देकर उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया था, लेकिन हमें पता है घरों में या व्यावसायिक तौर पर जो ऊर्जा की खपत होती है तो एक तरह से ये किलोवाट आवर में ही नापी जाती है। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूजिंग सवाल था, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गलत करके आए हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार के देखिए शब्दों को पकड़ते चलिएगा। 12th क्वेश्चन था, एक चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं खींचने पर क्या रखना होगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से देखिए, N और S चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आपको पता है। अब यदि इसमें हम क्या रखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होगा, तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन थे लकड़ी का बुरादा रखेंगे, लोहे का बुरादा रखेंगे, या दूसरा ऐसा ही एक मैग्नेट रखेंगे जिससे ये होगा, या कोई लोहे की तार रख देंगे, तो इस कंपास रख देंगे, ये वाले ऑप्शन में थे। तो आपको पता है यदि इसके आजू बाजू आप लोहे का बुरादा रखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से अपना एक पैटर्न बना लेंगे। ये देखिए, जैसे मैग्नेट है NS जो कि आप जानते हैं, यहाँ पर आप बुरादा डालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से अपना एक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये, लेकिन यह यहाँ काटेगी नहीं, जो आपको दिख रहा है इस टाइप से नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से हमें ऑप्शन में जवाब देना था। वहीं बात करें क्वेश्चन 13 का, एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण बताना था जो कि दिए गए थे। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या ये अपघटन अभिक्रिया है, या जल का अपघटन अभिक्रिया है, जल को गर्म करने पर अपघटन। तो फ्रेंड यहाँ पर आंसर यही हो जाता है कि जल को जब हम गर्म करते हैं तो वही अपघटन अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है। तो जिससे क्या होता है कि ये रिएक्शन बैलेंस होती है और इस हिसाब से हमें
पता चल जाता है जल का विघटन हो गया। तो ये ऑप्शन में था, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। वही बात करें हम कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, तो सीधा सीधा आपको पता है फ्रेंड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें H2O को ऐड करेंगे तो ये जिप्सम में बदल जाएगा और कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O बना लेगा, तो ये हो जाएगा जिप्सम। तो इस प्रकार के एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें सेंटेंस में जवाब देना था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा था। ब्लीचिंग पाउडर में बोला था कि जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का यूज होता है तो उसका क्या उपयोग होता है। फ्रेंड बाहर थोड़ा डॉगी बार्किंग कर रहा है तो उससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको देखिए सुन लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो क्लोरीन गैस होती है उसका उपयोग कहाँ होता है, तो फ्रेंड क्लोरीन गैस का यूज पूछा था इनडायरेक्टली इन्होंने, तो ऑप्शन थोड़े हमें याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन था। वही बात करते हैं 16वां, जो जीव के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है, तो फ्रेंड जनन आवश्यक है या विविधता आवश्यक है या इस टाइप से ऑप्शन थे। तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। वही बात करें कि सजातीय श्रेणी से संबंधित एक क्वेश्चन था कि इनमें CH2 का अंतर होता है और ये सेम प्रकार्यात्मक समूह के होते हैं, इस टाइप से कुछ ऑप्शन थे, कन्फ्यूजिंग थे, तो बताते जाइएगा। आनुवांशिकी की खोज किसने की, ये तो सभी को पता है, सर जॉन ग्रेगर मेंडल ने। और बात करें लास्ट में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे पूरी शिफ्ट में, यदि देखा जाए तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा था, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। और जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, प्लांट रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, यहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल उठे हैं। तो फ्रेंड्स, यह आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और यही क्वेश्चंस थे जो TCS ने 17 दिसंबर 2023 की 3rd शिफ्ट में JEE में पूछे थे। कुछ क्वेश्चंस जो हमें याद नहीं थे वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाए हैं, जो कि 3-4 क्वेश्चन और होंगे, वो भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे जो कि हमें याद नहीं रह पाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।